जीतू पटवारी युवा हैं, साइकिल से घूमते हैं, सुबह से मिलने पहुंच जाते हैं। साइकिल से हमको क्या लेना देना, तुम साइकिल पे आओ, पैदल आओ, फटे कपड़े पहन के आओ, सोने की चेन डाल के आओ, उससे क्या लेना देना उसको। उसकी तो समस्या होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं। राऊ में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है, क्योंकि कोरोना के वक्त तो अस्पतालों की ये स्थिति थी कि मरीजों को रहने के लिए जगह नहीं थी। वो आपको कमी महसूस हुई उस वक्त? वो कहीं ना कहीं 2-3 हॉस्पिटल बना देते, 2-4 हाई सेकेंडरी स्कूल कॉलेज बना देते, तो ऐसी चीज़ें बना सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी रह गई। राम मंदिर हमने बनाया, तो आपको क्या लगता है स्थानीय मुद्दे या लाडली बहना? मतलब अंदरूनी तौर पे क्या कोई ऐसा कोई भीतरघात की आशंका कि सब एक है? नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंगर। तिलपेटा यात्रा राऊ विधानसभा क्षेत्र में जीतू पटवारी जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो मधु वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जोड़ी समझ लो कि आमने सामने की परंपरागत जैसी है। पिछली बार भी मधु वर्मा ही थे बीजेपी से, जीतू पटवारी ही थे। पिछली बार 5700 वोटों की हार थी, लेकिन जीत का अंतर भी आपने कम किया था, जो मैंने पढ़ा है। अब की बार आप फिर से मैदान में हैं। अब जब आप जा रहे हैं, क्योंकि आपका टिकट मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत जल्दी पहली लिस्ट में कर दिया था, तो काफ़ी समय मिला। ये समय में घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, मैं राऊ विधानसभा में लगातार 4.5 साल से घूम रहा हूँ। चुनाव हारने के बाद से ही 15 महीने जब सरकार नहीं थी, तो हमने विपक्ष का रोल अदा किया था जी। और उस समय बहुत ताकत से हम लोग लगे थे रोल, लेकिन उसके बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई जी। और कोरोना आ गया। तो कोरोना के अंदर हम लोग जो है पूरी विधानसभा के अंदर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मेरी आवश्यकता है मेरे मतदाताओं को, उन बस्तियों के अंदर जहाँ पर लोग परेशान हैं। सामान्य परिवार के लोगों ने तो 2-2, 3-3 महीने का राशन भर लिया था, लेकिन बस्ती के लोगों के पास तो 8 दिन के बाद ही राशन खत्म हो गया था, और कहीं ऐसा लग भी नहीं रहा था कि लॉकडाउन इतने लंबे समय तक होगा। हमने उस समय प्रयास किया कि पूरी विधानसभा के अंदर करीब 70,000 परिवारों में हम एक बस्ती के अंदर हम करीबन 250 कुंटल अनाज लेके जाते थे, थैलियाँ बना करके, और उन बस्ती में स्वयं जा करके उन राशन को उनको उपलब्ध कराते थे, खुद जाकर। आपने उस वक्त जो सेवा करी, 3.5 महीने तक हमने सेवा की। आपने जब उस टाइम सेवा की होगी, तो आपको ये लगा कि राऊ में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है, क्योंकि कोरोना के वक्त तो अस्पतालों की ये स्थिति थी कि मरीजों को रहने के लिए जगह नहीं थी। वो आपको कमी महसूस हुई उस वक्त? बिल्कुल कमी महसूस हुई। उस समय तो कोरोना के टाइम पे एक आदमी जो है बेड के लिए तरस रहा था, और निश्चित है कि उस समय ये जिस तरह की आप बात बता रहे हैं, सारे हॉस्पिटल थे, तो दूसरी तरफ थे कुछ हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में बने थे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल थे। और मैं समझता हूँ कि हम लोग यहाँ के राऊ की जनता जो है ये उम्मीद कर रही थी कि 10 साल के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे जनप्रतिनिधि वो कहीं ना कहीं 2-3 हॉस्पिटल बना देते, 2-4 हाई सेकेंडरी स्कूल कॉलेज बना देते, तो ऐसी चीज़ें बना सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी रह गई। जनता के बीच जा रहे हैं, एक तरफ स्थानीय मुद्दे हैं जिनकी हमें बात कर रहे थे, और भी हो सकते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, विकास उतना हुआ नहीं, कई जगह सड़कों की समस्या, आपके उधर ड्रेनेज लाइन की और भी समस्या है। दूसरी तरफ पार्टी की योजनाएं में पोस्टर देख रहा था, 3000 मिलेंगे लाडली बहनाओं को, राम मंदिर हमने बनाया, तो आपको क्या लगता है स्थानीय मुद्दे या लाडली बहना? देखिए, क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बहुत ज़बरदस्त 20 साल के अंदर विकास हुआ है। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर ये उमरिया गाँव है। अगर यहाँ पर 2003 के पहले यहाँ पर अगर जो पूरा यहाँ पर जो है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जहाँ अपन खड़े हुए हैं, यहाँ पर 2003 के पहले बिजली की स्थिति ये थी, जब दिग्विजय सिंह जी थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो खेत पे तक जाते थे और बिजली बंद हो जाती थी। खेती के लिए बिजली नहीं मिलती थी गांव में, शहर में, गांव के अंदर तो बिजली मतलब मिलने का कोई नाम ही नहीं। रात भर लोग परेशान रहते थे मच्छरों से। दिग्विजय सिंह शासन की बात कर रहे हैं, 2004 मैं बता रहा हूँ। और लेकिन उसके बाद माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने मतलब आज रोड्स पे, उस समय रोड भी नहीं थे, पानी भी नहीं था। आज नर्मदा का पानी पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह नर्मदा का पानी इरिगेशन सिंचाई के लिए लेकर आए, पीने के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया, चाहे देवास हो, इंदौर हो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और खेती के अंदर भी नर्मदा का पानी बड़े पैमाने में, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको कि नर्मदा गंभीर जो का पानी माननीय शिवराज सिंह लेके आए, तो देपालपुर पूरा विधानसभा आसपास के हिस्से में नर्मदा के पानी से खेती हो रही। एक नर्मदा अपना ये क्या बस शिप्रा जो है, हाँ, जो शिप्रा लिंक से लेके हो रही उज्जैनी के आई पानी, यहाँ पर भी जो पानी आया है, तो मैं समझता हूँ पूरे बेल्ट में यहाँ पर खेती उससे हो रही है। ये माननीय शिवराज सिंह जी की देन है। आपको बताऊं, एक फ़र्क है मधु भैया, पिछले चुनाव में अब में, पिछले चुनाव में पार्टी ने शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था,
अब की बार प्रोजेक्ट नहीं किया है। देखिए, ये तो ऊपर का हमारे नेतृत्व का निर्णय है, पर जो भी आज भी मतलब हमारी संगठन का, हमारे प्रदेश का नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही एक तरह से देखा जाए तो चुनाव लड़ा जा रहा है। ये बात अलग है जो आपने सवाल किया, ये प्रदेश के ऊपर का है, लेकिन आज भी उनको देख करके ही वोट देंगे। जितनी योजना, जितनी मतलब मैं समझता हूँ 150 जो गरीब वर्ग की जन कल्याणकारी योजना जो उनके लिए उन्होंने चलाई है, मैं समझता हूँ कि इस मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में कहीं नहीं इस तरह की योजना चल रही। और आज भी मैं समझता हूँ उन योजनाओं का हम लोग जब जनसंपर्क कर रहे हैं, हमने जो काम किए हैं 4.5 साल में रह करके हमारे मतदाता के बीच में, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा भी जो जितनी योजना चलाई जा रही है उसका भी एक बड़े पैमाने पर हमको भारतीय जनता पार्टी को उसको लाभ मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका टिकट हुआ, बहुत सारे बीजेपी के दावेदार टिकट की रेस में थे, उसके बाद अभी क्या लगता है, मैं मतलब अंदरूनी तौर पे क्या कोई ऐसा कोई भीतरघात की आशंका कि सब एक हैं? देखिए, मेरा तो कहना ये कि हम जितने कार्यकर्ता थे हमारे, हम लोगों ने बैठ के तय किया था। मेरे को भी ये नहीं मालूम था कि मुझे टिकट मिलेगा, पर हमने सारे लोगों ने बैठ के तय किया था कि इस बार किसी को भी टिकट मिले, हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है। और सब कार्यकर्ता, मतलब मैं कहता हूँ मन प्रण से सब लग गए हैं, सारी ताकत से सब लोग एक एक कार्यकर्ता लगे हमारे यहाँ पर। कहीं पर भी एक कंकर की भी बोलना चाहिए आवाज़ नहीं, और सबके मन में एक ही चीज़ है कि नहीं, यहाँ 10 साल से हमारा विधायक नहीं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है। जी, जीतू पटवारी युवा हैं, साइकिल से घूमते हैं, सुबह से मिलने पहुँच जाते हैं, लोगों से मिलने पहुँच जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मिलने जाते हैं, ये तो उनका लुकआउट है, हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जिस तरह से आदमी को भूख लगती है तो उस समय भोजन की आवश्यकता लगती है ना। तो मैं तो समझता हूँ कि लोगों की जो तकलीफ़ है, लोगों की जो समस्या है, रोड, पानी, बिजली, लाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम जनप्रतिनिधि को तो बजाय बाकी चीज़ छोड़ के उनकी तकलीफ़ से जुड़ना चाहिए, उनकी समस्या से जूझना चाहिए, उनकी समस्या हल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ वही चीज़ सबसे बड़ी अपने क्या बोलना चाहिए कि अपने मतदाता या अपने क्षेत्र के जो नागरिक होते हैं, वो उसको वही चाहिए होता। मैं अगर बड़ी गाड़ी से घूमूं या साइकिल से घूमूं या पैदल घूमूं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा लुकआउट है कि तुम साइकिल पे घूमो, मोटरसाइकिल पे घूमो, या मैं साइकिल पे चला के किसी को बिठा के ले जाऊं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। इससे कोई मतदाता प्रभावित नहीं होता कभी भी। हम अपने मन की संतुष्टि कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए लोगों को लगता है, कितने दिन तक, 6 महीने तक लगता है, जैसे किसी आदमी को पानी की आवश्यकता है और वहाँ पे पानी की लाइन नहीं है। या रोड में भी जा रहा हूँ, कई जगह, बहुत सारी जगह समस्या भी है, बहुत सारी जगह हमने काम भी किए हैं, लेकिन जब जाते हैं तो सबसे पहले वो आदमी सवाल करता है कि मेरे को पट्टा चाहिए, मेरे मकान का पट्टा नहीं कराया किसी ने, कोई ने बताया कि मेरे यहाँ पानी की समस्या है, किसी ने बताया बिजली की समस्या है। अब मैं साइकिल से रोज़ चला जाऊँ और वो समस्या हल नहीं कर पाऊँ तो साइकिल की क्या वैल्यू करेंगे वो लोग। थोड़े दिन तो मेरे को अच्छा कहेंगे कुछ लोग, उनके साथ वाले, लेकिन उस दिन क्या बोलेंगे कि नहीं भैया, हमको तो ये चाहिए, तुम्हारी साइकिल से हमको क्या लेना देना, तुम साइकिल पे आओ, पैदल आओ, फटे कपड़े पहन के आओ, सोने की चेन डाल के आओ, उससे क्या लेना देना उसको। उसकी तो समस्या होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कई समस्या नोट कर रहे हैं, वास्तव में उनके कई लोग तो ऐसे हैं कि हम अपने आप को तय कर रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने कुछ समस्या, अगर ईश्वर ने हमको मौका दिया, फिर से जनप्रतिनिधि बनाया और हम लोग सरकार में आए, तो निश्चित है कि हम उनकी जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं, पट्टे सरी की समस्या है, एक बोरिंग करके हम उनको पानी दे सकते हैं, छोटी मोटी रोड बना सकते हैं। सरकार तो आपकी भी रही ना? नहीं रही तो हमने बना है। ये रोड जो सामने देख रहे हैं, ये हमने बनाई, इसमें बहुत काम था, है ना। धमना से लेके हमने अपना क्या बोलते हैं, सोनवाई से लेके उज्जैनी तक, खंडवा रोड आप देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने बनवाया। लोग परेशान थे, कितने साल से परेशान थे, 1.5 साल में हमने सारे भूमि पूजन मुख्यमंत्री से कराए। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा एरिया स्टूडेंट्स का है, वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या, जो मैं आ रहा था देखा कि वहाँ हॉस्टल एरिया हो गया, हाँ, उनकी समस्या है, हॉस्टल की समस्या है। मान लो आप विधायक बनते हैं, सरकार आती है, तो क्या करेंगे उस इलाके के लिए? देखिए, आज वो छात्रावास तो देखो, कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ने आते हैं, माँ बाप उनको भेजते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बने, अच्छा बने, और निश्चित है कि पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर इंदौर में बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और मेरा क्षेत्र विशेष करके भौरकुआं क्षेत्र, वहाँ पर काफ़ी छात्रावास हैं, और छात्रावास के अंदर क्या है, कई छात्रावास में तो फीस ज़्यादा है, कई छात्रावास में थोड़ी कम है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग पूरा आपके सामने बसा है। हाँ, हम देखते देखते हम लोग तो ये दिमाग में ये है कि कहीं ना कहीं हमें चिंता उस बात की है कि जो गरीब तबके से बच्चा आता है, चाहे बेटियाँ आती हैं चाहे बेटे आते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाओं को सरकार से ज़मीन दिला के उसके आसपास
पास कम से कम 10, 20, 25 हॉस्टल छात्रावास बना दें और उसका संचालन कोई भी ऐसा ट्रस्ट करे या सामाजिक संस्था करे ताकि कम फीस के अंदर वो बच्चे को उसका लाभ मिल सके। क्योंकि हर माँ बाप बड़ी मुश्किल से बच्चों को भेज के पढ़ाता है यहाँ पर, हर माँ बाप के पास पैसे नहीं होते। तो इसके लिए आप कुछ योजना लेके निश्चित है कि हम लोग इस समय सरकार में आए तो हम मैं भी इसके पहले वो चौराहे के ऊपर जनता से बात कर रहा था, दोनों पार्टी के लोग थे। एक कह रहा था हम 25,000 से जीतेंगे, आपकी पार्टी वाले कह रहे थे 30,000 से जीतेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए मेरा एक और कहना है, मैं भाई जो जीते हैं उनको तो हरा हरा लगता है ना। जो जीता हुआ रहता है उसको कभी तकलीफ नहीं होती। बहुत बढ़िया क्योंकि मैं तो हारा हुआ हूँ, तो मैं दूध को भी क्या छाछ को भी फूंक के पीता हूँ काम। और मैंने मेरे जीवन के 4.5 साल मैंने मेरे मतदाताओं और मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में बिताए हैं। और मैं सवेरे से उठ के चिंता करता था कि यार मेरा कार्यकर्ता कोई काम लेके आया प्रशासन का कहीं का, मैं चिंता करता था कि उसका काम कर दूं दोबारा। पिछली बार दूध के जले, इस बार छाछ को फूंक के पिएंगे। तो इसलिए मैं कितने वोट से जीतूंगा ये मेरे क्षेत्र की जनता तय करेगी। और मैंने 5 साल जो उनके बीच में गुजारे हैं, जो सेवा करी है, उसका परिणाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। तो मधु वर्मा जी जीतू पटवारी के सामने है। यहाँ का जो मुकाबला है, पिछली बार भी वोटिंग झार जीत का 5,700 वोट का जो था, अब की बार देखने की बात है क्योंकि बीजेपी ने भी प्रत्याशी रिपीट किया है, कांग्रेस के विधायक तो हैं ही, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अब जीतू पटवारी बड़े नेता हैं और मधु वर्मा की अगर हम बात करें तो मधु वर्मा खाँटी नेता है, बड़ा फ़र्क है। और ऐसी स्थिति में मधु वर्मा के सामने पार्टी में सेबोटेज की जो लेकर बात है वो है, और दूसरी तरफ जीतू पटवारी के सामने कोई इस तरह का चैलेंज नहीं है। बहरहाल देखने की बात होगी। विधानसभा चुनाव की खास पेशकश लगातार जारी है। गुजारिश है, बेबाक अंदाज में बात रखते हैं, सब जगह जा रहे हैं। लपेटा यात्रा मध्य प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रही है, इसलिए गुजारिश है, दिल लपेटा को सब्सक्राइब करें। आप हमारी ये पेशकश हमारे एक और चैनल लोकतंत्र पर भी देख रहे हैं। अगर आप लोकतंत्र पर देख रहे हैं तो आप लोकतंत्र को भी सब्सक्राइब करें, दिल लपेटा दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।